हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेज में। अभी तक हमने हिंदी वर्णमाला का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी वर्णमाला का पार्ट नंबर 3। अब अच्छा, एक बार पिछला वाला रिपीट करते हैं। आपने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में पढ़ा था आपने भाषा के प्रकार। तो भाषा कितने प्रकार की थी? भाषा 3 प्रकार की थी, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि भाषा को जानने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि आता है। ध्वनि के बाद में आपका वर्ण आता है। वर्ण के बाद में शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ऐसे ही आपका धीरे धीरे आगे चल के क्या बन जाती है? किताब बन जाती है। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है, कोई बता सकता है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। जो आपकी ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। उसके बाद में शब्द क्या होता है? भाषा की सार्थक, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाता है। पद क्या होता है? वे शब्द जो अपने साथ कारक चिन्ह लाते हैं पद कहलाते हैं। वाक्य क्या होता है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं। अब उसके बाद में आपका आता है आपका वर्ण। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को आपको जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर पहला भाग और दूसरा व्यंजन। वर्ण जो है 2 भागों में बटा है। एक भाग आपका हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। अब स्वर होते कितने हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगर आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी? 11 और व्यंजन की संख्या कितनी बतानी है आपको? 33 बतानी है। इस प्रकार से आपका स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33 प्लस 11 बराबर 44। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि स्वर और व्यंजनों की संख्या मिलाकर कुल वर्णों की संख्या, तो टोटल वर्ण यहां पे कितने आपके आ जाएंगे? 44। अब देखो यहां पे अगर आपसे पूछेगा कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर आपको बताना है 13। आपसे पूछेगा कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन आपको बताना है 39। तो 13 स्वर और 39 व्यंजन कितने हो गए? टोटल 52। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ड हो गए? 52 हो गए। अब इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूछ देगा कि स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी, तो आपको बताना है 11। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी, तो आपको बताना है 33। आपसे पूछेगा स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल वर्णों की संख्या, तो 11 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल कितना हो गया? 44। स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। अगर आपसे पूछेगा कुल स्वर कितने, तो कुल स्वर आपके होते हैं 13 और कुल व्यंजन कितने? कुल व्यंजन आपके होते हैं 42। 13 और 42 टोटल कितना हो गया? 52। अगर आपसे पूछेगा कुल स्वर और कुल व्यंजन मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी? 52। अगर आपसे पूछ दे गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या, अगर आपसे पूछ दे गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या, तो आपको कितना बताना है? 46। गुरु कामता प्रसाद ने वर्णों को कितना माना है? 46 माना है। इतनी बात समझ गए? अब देखो यहाँ पे स्वर होते क्या है? स्वर क्या होते हैं? स्वर आपके देखो यहाँ पे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, ऋषि नहीं। अब स्वर देख लो यहाँ पे स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अभी हमने क्या बताया? स्वरों की संख्या कितनी? 11। गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अभी आपका जो व्यंजन वाला पार्ट है वो बाद में बताएंगे आपको। स्वर कितने हो गए? 11। हमने क्या बताया? कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर कितने हो गए? 13 हो गए। अब यहाँ पे देखो कुल स्वर कितने हो गए? 13। अब ये 11 थे यहाँ पे, अब इसमें 2 और जुड़ गए, एक ये अंग और ये आहा। 11 थे ही स्वर आपके और एक स्वर जुड़ गया आपका अंग, एक आहा। कितने हो गए? 11 2 कितने हो गए? 13। और जो अंग की बिंदी होती है इसको कहते हैं अनुसार, और जो आहा की बिंदी होती है इसको कहते हैं विसर्ग। ये अनुसार हो गया, विसर्ग हो गया। और अनुसार और विसर्ग को क्या कहा है? आयोगवाह कहा गया है। अनुसार और विसर्ग को आयोगवाह कहा गया है। और आयोगवाह अनुसार और विसर्ग को कहा किसने है? आपसे अभी क्वेश्चन बनता है कि अनुसार और विसर्ग को आयोगवाह की संख्या किसने दी है? तो उनका नाम है किशोरीदास वाजपेयी। और ये थे कौन? इसको जो है हिंदी इसको कहते हैं अपभ्रंश का पालिन। ये जो है अपभ्रंश के पालिन कहे जाते हैं। कौन? किशोरीदास वाजपेयी।
इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार फिर से हम रिपीट कराते हैं। जो आपके वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और जो आपके व्यंजन होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको बोलने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, कुल स्वर कितने 13, कुल व्यंजन कितना 49, और कुल स्वर और कुल व्यंजन मिलाकर टोटल वर्ण कितने 52। अगर आपसे पूछे स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णों की संख्या 44, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी 46। इतनी बात समझ में आ गई। आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है, अब ये नहीं कि हर जगह आपको टोटल वर्ण 52 लिखना है। अगर इनके अनुसार पूछ दे गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या 46 और पूछ दे स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या कितनी, तो आपको यहाँ पे 44 बताना। आपसे पूछे कुल स्वर और कुल व्यंजन मिला के कितने 49 हो गए। ये बात समझ में आई आपको। यहाँ पे स्वर आपके कितने, यहाँ पे ये स्वर है टोटल। अब देखो, अब जो स्वर है आपका, अब स्वर को भी कई भागों में बांटा गया है। स्वर को भी कई भागों में बांटा गया है। आपका एक मात्रा के आधार पर बांट दिया गया है कि मात्रा के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। उसके बाद में आपको बांटा गया है जीभ की क्रियाशीलता के अनुसार कितने कितने स्वर होते हैं। फिर उसके बाद में आपको बांट दिया गया है, आपका ये हो गया यहाँ पे मात्रा के आधार पर हो गया, फिर हो गया जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, फिर ओष्ठाकृत के आधार पर। उसके बाद में एक चौथा आता है तालु की स्थिति के आधार पर। जो आपका स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया। चलो इस पे आप देखो कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है। अब मात्रा के आधार पर, जो मात्रा के आधार पर स्वर बांटे गए हैं वो कितने प्रकार से बांटे गए हैं, 3 प्रकार से। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार से बांटे गए हैं। कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर होता क्या है, ह्रस्व स्वर, इसका नाम ह्रस्व स्वर भी है, लघु स्वर भी है, छोटा स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, अखंडित भी कहते हैं। अखंडित का मतलब जिसके टुकड़े ना हो सके। ह्रस्व स्वर के अन्य नाम भी, या तो ह्रस्व स्वर आपको दे देगा पेपर में, या लघु दे देगा, या छोटा, या एक मात्रिक, या मूल दे देगा, या अखंडित दे देगा। अब जो ह्रस्व स्वर होते हैं कितने होते हैं, यह स्वर, यह स्वर आपके 4 होते हैं। कौन कौन सा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। आपके पेपर में आएगा कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। या तो आपको क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा, हर ऑप्शन में 4 स्वर लिखे होंगे, या तो ये चारों लिखे होंगे और पार्ट यानी पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में अन्य 4 लिखे होंगे, तीसरे ऑप्शन में अन्य 4। तो आपको ये अगर मिल जाए इस पे आपको टिक मार देना है। तो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा, एक मात्रिक, मूल, अखंडित, ये इन स्वरों की संख्या कितनी, यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। अब मात्रा के आधार पर दूसरा जो बांटा गया है दीर्घ स्वर। अब एक प्रकार से भी समझ, जो आपका ह्रस्व स्वर होता है उसमें केवल एक मात्रा होती है, जैसे आ, इसमें एक मात्रा, छोटी ई एक मात्रा, छोटा ऊ एक मात्रा, ऋषि एक मात्रा। जो दीर्घ स्वर होता है यह द्विमात्रिक होता है, इसमें 2 मात्राएं होती हैं। अब दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए ओ औ, ये चीज है। अब आपसे मान लो 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन देगा कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा, दे दे मान लो ओ दे दिया आपको। अब और काखा गागा दे दिया उसमें से, तो आप किसको करेंगे, इसी को करेंगे। अब इसके बाद में आता है तीसरा, मात्रा के आधार पर जो तीसरा बांटा गया है वो बांटा गया आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, अब प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर कह रहा किसी स्वर को लंबे समय या अधिक समय तक उच्चारित करने से प्लुत स्वर उत्पन्न होता है। प्लुत स्वर क्या होता है, किसी स्वर को लंबे समय या अधिक समय तक उच्चारित करने से प्लुत स्वर उत्पन्न हो जाता है। और प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जैसे आप किसी को कहते हैं, यहाँ पे मान लो आपने कहा अम्मा, अम्मा, तो बहुत लंबा खींच दिया। या आपने किसी ने कहा यहाँ पे भैया, भैया कैसे खींच दे, तो वहां पे प्लुत स्वर उत्पन्न हो जाता है। अब प्लुत स्वर में क्या होता है, 2 से अधिक मात्रा। प्लुत स्वर में क्या होता है, ह्रस्व स्वर में कितनी मात्रा, 1 मात्रा, और दीर्घ स्वर में कितनी मात्रा, 2 मात्रा। जो प्लुत स्वर होता है उसमें कितनी मात्रा, 2 से अधिक मात्रा। जिसमें 2 से अधिक मात्रा होंगे उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, जो आपके प्लुत स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये होती है। यहाँ पे समझ में आया। तो मात्रा के आधार पर जो है
स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। मात्रा, पहला जो वर्गीकरण किया गया है स्वर का वो किया गया है मात्रा के आधार पर, और मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, और जो ह्रस्व स्वर आपका होता है इसको छोटा भी कहते हैं, अखंडित भी कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है? अगर ह्रस्व स्वर है तो कितनी मात्रा? 1 मात्रा। ह्रस्व स्वर है तो मात्रा कितनी? 1। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। उसके बाद में आता है नंबर 2 आपका दीर्घ स्वर। इसमें कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है। तो कौन कौन सा आएगा? सब बड़ा वाला आ जाएगा। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, कहां गया? ए, ओ, ये हो गया यहाँ पे। अब प्लुत स्वर, इसमें 2 से अधिक मात्रा, कोई बात को लंबे समय तक खींचते रहो, वहां पे क्या प्लुत स्वर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ा, ए, ओ। अब यहाँ पे प्लुत स्वर कितने? 8। आपसे पेपर में भी पूछ देगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी, तो आपको बताना है कितनी? 4। आपसे पूछ देगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, बताना आपको 7। आपसे पूछ देगा प्लुत स्वर की संख्या कितनी, तो आपको बताना है 8। ये आपका स्वर का पहला वर्गीकरण था मात्रा के आधार पर। अब नंबर 2 आपका किया गया है ओष्ठाकृत के आधार पर। नंबर 2 जो स्वर का वर्गीकरण किया गया है ओष्ठाकृत के आधार पर। अब ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। अब ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 2 भाग? वृत्तमुखी और दूसरा भाग आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है? ओंठ का गोल होना। जब आप किसी स्वर को बोलते हैं तो आपका ओंठ जो है गोल हो जाए तो वो कैसा होगा? वृत्तमुखी। अब आवृत्तमुखी, आ माने क्या होता है? आ माने होता है नहीं। किसी भी अगर शब्द में आ लगा तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं। आवृत्तमुखी इसका मतलब होता है मुंह का गोल ना होना। वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है? मुंह का गोल होना। और आवृत्तमुखी का मतलब क्या होता है? मुंह का गोल ना होना। या इसको कह सकते हैं हम वृत्तमुखी को वृत्ताकार, वृत्तमुखी को वृत्ताकार, और आवृत्तमुखी को क्या कहेंगे? आवृत्ताकार। आवृत्ताकार। अब ओष्ठ के आधार पर 2 बांटा गया, 2 प्रकार से बांटा गया। कौन कौन सा? वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी में कौन कौन से आते हैं? जिनको बोलने में ओंठ गोल हो जाए, जैसे आपका ऊ, मुंह गोल हो रहा, बड़ा ऊ, इसमें मुंह गोल हो रहा, ओ, देखो इनको बोला, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, इनको बोलने में आप चेक कर सकते हैं मुंह आपका गोल हो रहा तो कैसे होंगे? वृत्तामुखी। अब उसके बाद में आता है आपका आवृत्तमुखी, यानी ओंठ का गोल ना होना। अब जैसे का आ, इसमें गोल कहां हो रहा? मुंह ऐसा खुला बिल्कुल। फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऋषि, ये इसमें होता है। तो जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया, सबसे पहले आपने सीखा कि मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कौन कौन सा था आपका? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7, और उसके बाद में लास्ट में आपने पढ़ा था प्लुत स्वर, उसकी संख्या कितनी? 8। अब दूसरा जो इसका विभाजन किया गया है आपका स्वरों का, वो है आपका ओष्ठाकृत के आधार पर। ओष्ठाकृत के आधार पर इसमें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं ओष्ठाकृत के आधार पर? कौन कौन से? वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब क्या? ओंठ का गोल होना। आवृत्तमुखी का मतलब क्या? ओंठ का गोल ना होना। या इनको कहते हैं वृत्ताकार। जो आपका वृत्तमुखी होता है इसको वृत्ताकार भी कहते हैं, जो आपका आवृत्तमुखी होता है उसको आवृत्ताकार भी कहते हैं। अब वृत्ताकार में कौन कौन से आते हैं आपके? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आवृत्तमुखी में कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऋषि। अभी आपका दूसरा था स्वरों का जो है यहाँ पे वर्गीकरण था ये ओष्ठाकृत के आधार पर। अब तीसरा जो इसमें आपका वर्गीकरण किया गया है, इसमें टोटल स्वरों का वर्गीकरण किया गया है 4 आधार पर। अब ये तीसरा है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जो आपका स्वर का वर्गीकरण है वो है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। अब जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है स्वर को? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है स्वर को? अब ये 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर को बांटा गया 3 भागों में, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर का मतलब
कि जब आपको स्वर का उच्चारण लेते हैं तो आपकी जो जीभ है वो आगे की ओर जाना है, जीभ है वो आगे की ओर चला जाना। अब उसके बाद में जो आपका मध्य स्वर होता है, इसमें क्या होता है, जीभ का अपनी जगह पे स्थिर रहना। कोई भी आप स्वर बोलो तो ना जीभ आगे जाए ना जीभ पीछे जाए, कहां पे रहे, बीचों बीच में रहे, वो आपका क्या हो जाएगा, मध्य स्वर। जो पश्च स्वर होता है, इसमें क्या, अगर आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, जीभ का पीछे की ओर हटना। अगर स्वर में जीभ आपकी बाहर निकलेगी ऐसे, और जो आपका आएगा यहाँ पे मध्य स्वर, उसमें जीभ बीचों बीच में रहेगी। जो पश्च स्वर है, इसमें क्या होगा, जीभ आपकी अंदर की तरफ घुसेगी यहाँ पे। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार वर्गीकरण किए गए। पहला है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन सा आएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि ए। और मध्य स्वर में कौन सा आएगा, छोटा आ, क्योंकि आ कहने से जो है ना आपकी जीभ आगे जा रही, ना आपकी जीभ पीछे जा रही है। अग्र स्वर में ई तो जीभ आगे को गई, बड़ी ई जीभ आगे को निकली, ऋषि ए इनमें जीभ आगे निकल रही है। और आ ना जीभ आगे गई ना जीभ पीछे गई, कहां रही, बीचों बीच में रही। उसके बाद में पश्च स्वर, इसमें क्या होगा, आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे, जीभ कहां जाएगी, पीछे की ओर भागेगी, बैक साइड में। आ हल्की से पीछे भागी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आप करके देखना, झटका लगेगा, पीछे जाएगी यहाँ पे, ये चीज है। अब इसके बाद में जो आपका यहाँ पे हो गया स्वरों का वर्गीकरण, 3 टाइप से हो गया। अब एक टाइप आपका बचा है, इसके बाद में आपका व्यंजन स्टार्ट हो जाएगा। आपने पढ़ लिया यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा है यहाँ पे, तो स्वरों की संख्या कितनी, 11, व्यंजन की संख्या कितनी, 33, स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल वर्णों की संख्या कितनी यहाँ पे, 44, कुल स्वर 13, कुल व्यंजन कितने, 39, कुल स्वर और कुल व्यंजन मिलाकर वर्णों की संख्या 52। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी, 46। ये इतना आपको याद रखना है। अब जो आपके 11 स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए आई ओ, ये होते हैं। आप अगर इसमें हम जोड़ दे, ये आपका अनुसार और विसर्ग अंग आह, तो यहाँ पे स्वर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अब अनुसार और विसर्ग को क्या कहा गया, आयोगवा कहा गया। आयोगवा कहा किसने, किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। किशोरीदास वाजपेयी को क्या कहा जाता है, प्रबंध का प्रापाणिन कहा जाता है, ये चीज है। अब जो आपका अगला इसमें बचा है, अगला वाला बचा है, 3 हो गया है मात्रा के आधार पर। जो आपका पहला हुआ है मात्रा के आधार पर, दूसरा है ओष्ठाकृत के आधार पर, तीसरा है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जो आपका चौथा है वो तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, या आप कह सकते हैं मुख के आधार पर। चलिए देखिए उसको। हाँ, तो आपका ये चौथा वाला, जो आपका चौथा वाला है स्वरों का वर्गीकरण, ये तालु की स्थिति के आधार पर किया गया। तालु की स्थिति के आधार पर कह लो या मुख के आधार पर। अब इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ये 4 भागों में बांटा गया है। अब देखो यहाँ पे विवृत का मतलब क्या होता है। विवृत का मतलब क्या होता है, मुख का पूरा खुलना, ऐसा स्वर जिसको बोलने में मुंह पूरा खुले, जैसे आ खुला, पूरा मुंह खुला, ये चीज है यहाँ पे विवृत। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा स्वर विवृत है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, दे देगा इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, आ। तो मुंह किसमें पूरा खुला, आ जब आपने बोला तभी तो खुला, तो इसमें क्या होगा, विवृत का मतलब मुख का पूरा खुलना। जब मुख पूरा खुलेगा तो क्या हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। अर्धविवृत यानी मुख का आधा खुलना, मुख का आधा खुलना। जब आप बोलेंगे बड़ा आ, मुंह पूरा सा खुलेगा। जब आप बोलेंगे यहाँ पे ये वाला अर्धविवृत, तो यहाँ पे कौन सा, जैसे छोटा आ, आधा खुला मुंह, मुख का आधा खुलना। फिर संवृत क्या होता है, जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग से स्पर्श होना। यानी जब जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग से स्पर्श होगा, यानी मुंह बिल्कुल हल्का सा खुलेगा, मुंह बिल्कुल हल्का सा खुलेगा। और जो आपका अर्धसंवृत है, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल हल्का मुंह खुलना। यानी यहां तो खुलेगा, आपको महसूस होगा कि खुला है, और यहां पे जो बिल्कुल हल्का सा होगा, सिर्फ खोलने वाला जान पाएगा कि मेरा मुंह खुला है, सामने वाला नहीं बता पाएगा इसका मुंह खुला है बंद है। अब देखो यहाँ पे विवृत में क्या आता है, विवृत में आता है आपका बड़ा आ, और इधर आपका आता है अर्धविवृत में छोटा आ, ए, ओ।
जैसे मुख का आधा खुलना, जैसे आप कोई आश्चर्यजनक चीज देखते हैं तो आपका मुंह नहीं खुल जाता, ये वो जा रहा है देखो, तो वहां पे क्या हो गया आपका अर्धविवृत। इसमें क्या आएगा, छोटा आ छोटा आ ए ओ। फिर संवृत में क्या आएगा, ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि। और इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और आपका अर्ध संवृत यानी हल्का सा मुंह खुलना, ए ओ हल्का सा खुला तो ए और ओ होगा, ये चीज है। इतनी बात समझ में आई आपके? आपका जो वर्ण है, वर्ण दो भागों में बटा है, स्वर और व्यंजन। फिर क्या किया गया है, स्वर के भी कई पार्ट किए गए हैं। अब यहाँ पे स्वर का भी वर्गीकरण 4 पार्टों में किया गया, आपको हमने यहाँ पे सारा बता दिया। 4 पार्ट कौन कौन से थे आपका? नंबर 1 था आपका मात्रा के आधार पर, नंबर 1 मात्रा के आधार पे आपको बांटा गया था। तो मात्रा के आधार पे क्या था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर उसके बाद में आपका था मान लो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में, वहां पे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिर आपका था ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर, वहां पर भी आपने देख लिया कितने भागों में बांटा गया था। अब यह है तालु की स्थिति के आधार पर, इसको भी 4 भागों में बांट दिया गया आपका। कौन कौन सा, विवृत, संवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, ये चीज है यहाँ पे। तो इतनी बात समझ में आई। अब आपका क्या बचा है, इसके बाद में आपका बचा है व्यंजन। व्यंजन के बारे में हम अगली कक्षा में जो है आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।